ठीक है। तो लाइन चैनल का बहुत टाइप का क्रॉस सेक्शन है। तो मेनली हम लोग जहाँ डिस्कस करते हैं दो टाइप का क्रॉस सेक्शन, एक है ट्रायंगुलर सेक्शन और एक है ट्रापीजोइडल सेक्शन। ये दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। और भी सेक्शन है लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज नहीं होते। मैक्सिमम जो यूजेबल होता है लाइन चैनल तो होता है ट्रायंगुलर चैनल और ट्रापीजोइडल चैनल। और ये दोनों चैनल सेक्शन से जो ट्रायंगुलर सेक्शन है वो हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर पानी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जरूरत है उसमें हम ट्रायंगुलर सेक्शन यूज करेंगे। और जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें हम ट्रापीजोइडल सेक्शन यूज करेंगे। तो ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन कैसा होता है, ट्रापीजोइडल सेक्शन कैसा होता है। ये होता है ट्रायंगुलर टाइप सेक्शन। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन ये थोड़ा ये ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर सेक्शन, तो ये जो बेस है थोड़ा स्मूथ कर दिया। ट्रायंगुलर तो यहाँ पर एफिक्स पॉइंट होना चाहिए, तो लेकिन एफिक्स पॉइंट नहीं है, थोड़ा स्मूथ कर दिया, तो लाइनिंग करके वो स्मूथ हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप का होता है। और इसमें यहाँ पर जो रेडियस है, या बस बॉटम में जो है वो स्मूथ करके एक सर्कुलर आर्क का शेप दे दिया। ठीक है, सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस है डेप्थ ऑफ वाटर। यहाँ पर जो y0 है वो डेप्थ ऑफ वाटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द जो सर्कल है, बॉटम का जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस होगा डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज y0। ठीक है, और थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ट्रायंगल विद द वाटर सरफेस, दैट इज थीटा। ठीक है, तो इसी टाइप का होता है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। और इसका जनरली वो डिस्टेंस अगर 55 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम होगा, 55 65, या कभी कभी कुछ कुछ बुक में 85 भी लिखा हुआ है, तो मतलब स्मॉलर डिस्टेंस के लिए ये ट्रायंगुलर सेक्शन यूज होता है। और ये जो सेकंड फिगर है, उस सेकंड फिगर में भी सेम है, या हाइट ऑफ द चैनल इज कैपिटल एच। ठीक है, और टॉप विड्थ ऑफ द चैनल, दैट इज टॉप विड्थ ऑफ द वाटर सरफेस, दैट इज बी। और पूरा का पूरा लाइन है कॉन्क्रीट लाइनिंग, जनरली कॉन्क्रीट लाइनिंग यूज करते हैं हम। ठीक है, और इसका जो ट्रायंगुलर साइड का ट्रायंगल का जो साइड स्लोप है वो 1:m है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर इसी टाइप का होता है ट्रायंगुलर सेक्शन ये। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन समझ में आया। ये एग्जाम में आता है, ड्रॉ करने के लिए कहते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन ड्रॉ करो। किसी का तो कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम ट्रापीजोइडल सेक्शन में। तो ट्रापीजोइडल सेक्शन जनरली इस टाइप का होता है, ट्रापीजियम का जो से है उसी टाइप का, जैसे कि हम ऑनलाइन चैनल में भी देख चुकी है, ऑनलाइन चैनल में भी ट्रापीजोइडल चैनल है। और जो भी नेचुरल चैनल है, अगर रिवर मान लो, नेचुरल कोई कैनल मान लो, सब कुछ ट्रापीजोइडल सेक्शन ही होता है। ठीक है, ट्रापीजोइडल बहुत ही नेचुरल सेक्शन है, तो मैक्सिमम यही ट्रापीजोइडल सेक्शन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रापीजोइडल सेक्शन का अगर लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसी टाइप में देखने में आता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये ट्रापीजोइडल सेक्शन है, ये ट्रापीजोइडल का जो स्लोपिंग साइड है, ये स्लोपिंग साइड है, इसका स्लोप है 1:m, दैट इज, एंड द साइड मेड एन एंगल विद द वाटर सरफेस, दैट इज थीटा। ठीक है, और ये दूसरी साइड है। और नीचे को जो बॉटम बी है, इस बॉटम विड्थ ऑफ द चैनल इज बी। एंड एंड ये जो ट्रापीजोइडल का यहाँ पर इसमें भी एक स्मूथ कार्व दिया हुआ है। ठीक है, साइड में जो ट्रापीजोइडल का जो कॉर्नर है, कॉर्नर को भी एक सर्कुलर आर्क देकर स्मूथ कर दिया। स्मूथ स्मूथ इसलिए किया है क्योंकि स्मूथ करेंगे तो थोड़ा इफिशियंसी बढ़ जाएगा सेक्शन का। ठीक है, अगर अगर यहाँ पर जो अगर स्मूथ नहीं करके जो ट्रापीजोइडल कॉर्नर रख देंगे तो कॉर्नर रखने में क्या होगा, उसमें थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, वो इकोनॉमिक नहीं होगा, और डैमेज होने की चांसेस है बहुत सारी है। तो इसीलिए हम जो जो भी कॉर्नर पॉइंट है, ट्रायंगुलर सेक्शन में भी कॉर्नर पॉइंट को हम स्मूथ कर दिया सर्कुलर आर्क देकर। यहाँ पर जो ट्रापीजोइडल में दो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है और यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट को हम सर्कुलर आर्क देकर स्मूथ कर दिया। और सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, और उसका जो
सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क दैट इज इक्वल टू ये सेंटर रहेंगे। बॉटम का जो बॉटम विड्थ है स्मॉल बी है, बॉटम विड्थ का अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे बॉटम विड्थ के साइड से तो उसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, तो बॉटम विड्थ बी, उसके बाद सर्कुलर आर्क, उसके बाद स्लोप। ठीक है, और ये जो पेरीमीटर अगर कैलकुलेट करेंगे तो पेरीमीटर में 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर सेक्शन, तो पेरीमीटर में आएंगे, पहले है ट्रायंगुलर विड्थ जो स्लोपिंग विड्थ, उसके बाद सर्कुलर आर्क, उसके बाद बॉटम विड्थ, अगेन सर्कुलर आर्क, अगेन ये जो स्लोपिंग साइड। ठीक है, कोई बोल सकता है ये जो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर का अमाउंट कितना होगा, कोई कैलकुलेट कर सकता है? ये जो भी डाटा दिया हुआ है फिगर में। ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये तुम्हारा सिलेबस पे भी नहीं है, मैंने ऐसे पूछ लिया। तो इसी टाइप का होता है ट्रायंगुलर सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है लाइन डायग्राम। ठीक है, और ये अगर 3D पिक्चर में देखेंगे तो इसी टाइप का होता है ट्रायंगुलर सेक्शन। ये बॉटम विड्थ, ऊपर का टॉप विड्थ और हाइट। ठीक है, बॉटम विड्थ, टॉप विड्थ, ठीक है, टॉप विथ फ्री बोर्ड, और ये स्लोपिंग साइड, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट को हम सर्कुलर आर्क देकर इसको स्मूथ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर आर्क देकर स्मूथ कर दिया। तो ये है ट्रायंगुलर सेक्शन और ट्रापेजोइडल सेक्शन। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा होता है सर? मोस्ट ट्रापेजोइडल में ट्रापेजोइडल जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल तो एक्चुअली हर सेक्शन का एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है, ट्रापेजोइडल का भी एक मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। तुम्हारा जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसका भी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिपेंड करेगा पैरामीटर के ऊपर, विड्थ, डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर, वेलोसिटी, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हर एक सेक्शन का एक एक इकोनॉमिकल सेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये तुम लोग शायद हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल कैनल सेक्शन पढ़ा कि नहीं हाइड्रोलिक्स में? सर हाँ, तो उसमें हर एक सेक्शन का एक एक इकोनॉमिकल, ट्रायंगुलर सेक्शन का भी इकोनॉमिकल सेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, आप जनरली ट्रापेजोइडल सेक्शन हम लोग यूज करते हैं, वो इफिशियंट है, बहुत नेचुरल है, इफिशियंट है, कन्वीनियंट है, सब कुछ है, इसीलिए हम ट्रापेजोइडल सेक्शन यूज करते हैं। और ठीक है, तो ये है कैनल सेक्शन। अब हम देखेंगे कैनल का मेंटेनेंस ऑफ कैनल नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये हमारा चैनल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो एक बार कैनल कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद अगर कुछ मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो कैनल ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, कुछ दिन बाद डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस इन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, तो पहले है आप देखते हैं चैनल किसकी वजह से, व्हाट आर द रीजन फॉर विच चैनल कैन डैमेज। ठीक है, तो चैनल इरिगेशन कैनल नथिंग बट अर्थवर्क एज मच एज ससेप्टेबल टू डैमेज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें आता है सिल्टिंग ऑफ कैनल, कैनल में जो पानी जाता है उसमें बहुत सारे सिल्ट रहता है, तो सिल्टिंग ऑफ कैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डैमेजिंग द कैनल। ठीक है, उसके बाद आएगा वीड एंड प्लांट ग्रोथ। तो ऐसे देखो ऑनलाइन कैनल में क्या होता है, बहुत सारे सॉइल के ऊपर कैनल जनरली वाटर फ्लो होता है। लाइन कैनल में तो हम कंक्रीट वगैरह दे देते हैं, लेकिन ऑनलाइन कैनल में कुछ नहीं देते, उसमें क्या होता है बहुत सारे अनवांटेड प्लांट ग्रो करता है। तो ये अगर कैनल के अंदर अनवांटेड प्लांट ग्रो होगा तो उसमें क्या होगा, वो कैनल का इफिशियंसी
नष्ट कर देगा, कैनल का जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर देगा, तो वो ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आएगा फेलियर ऑफ वीकर बैंक। अगर अगर मान लो कोई जगह पे कैनल का जो बैंक है, बैंक थोड़ा वीक हो गया, तो उस वीक बैंक में क्या हो, फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारा पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे मेंटेनेंस के पर्पस में। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन पीरियड जितना जितना लाइफ टाइम है कैनल का, जितना डिजाइन लाइफ है, पूरा डिजाइन लाइफ जोड़ के हम ये सारा पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे सिल्टिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है, ज़्यादा सिल्टिंग सर एक बार फिर से बताना। सिल्टिंग है क्या, मान लो जो कैनल में जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, वाटर में तो बहुत सारी सैंड और सिल्ट रहता है। ठीक है, सिल्ट इज नथिंग बट द की, सिल्ट तो तुम सॉइल में भी पढ़ा होगा, जो जिस पार्टिकल साइज का डायमीटर 75 माइक्रोन से कम है और 2 माइक्रोन से ज़्यादा है, उसे सिल्ट कहते हैं जनरली। तो जी सर। हाँ, तो सिल्ट पार्टिकल तो वाटर में रहेगा, क्योंकि वाटर में जो पानी, सॉरी, कैनल में जो पानी आएगा वो तो नदी से आएगा, रिवर से आएगा। तो रिवर का जो पानी है उसमें तो सिल्ट सैंड सब कुछ रहता है, क्ले सिल्ट सैंड सब कुछ रहता है। तो अगर कैनल के थ्रू अगर वाटर फ्लो होगा, जिस वाटर में सिल्ट है, तो क्या होगा, सिल्ट धीमे धीमे करके वो डिपोजिट हो जाएगा कैनल के अंदर। ठीक है, अगर कैनल के ऊपर सिल्ट डिपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, कैनल का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कैनल का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाए तो कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी कम हो डिस्चार्ज कम जाएगा, हो जाएगा। और डिस्चार्ज पूरा का पूरा डिस्चार्ज कम हो जाएगा। डिस्चार्ज कम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम रह जाएगा। तो जितने अमाउंट ऑफ पानी हमको जरूरत है, तो हम उतने अमाउंट ऑफ पानी कैनल के थ्रू भेज नहीं सकते। ठीक है, तो सिल्टिंग का प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे कैनल के अंदर सिल्ट एंट्री ना कर पाए, सिल्ट का एंट्री रोकना है, ये ऑपरेशन के बाद ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया सिल्टिंग। उसके बाद कैनल के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड प्लांट वगैरह ग्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्रो होगा तो उसके जल्द से जल्द उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद अगर चेक करेंगे, जो हम कैनल का जो बैंक है, जो बैंक हम कैनल कंस्ट्रक्ट के टाइम पे हम कंस्ट्रक्ट किया था, वो बैंक अगर कोई फेलियर पॉइंट, वीक पॉइंट तो नहीं है बैंक के अंदर, तो इंस्पेक्शन करेंगे। ये कोई अगर बैंक के अंदर कोई वीक पॉइंट रह गया, तो उसमें थ्रू वाटर फ्लो करके कैनल का बैंक फेलियर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कैनल का अगर बैंक ही डैमेज हो जाएगा तो कैनल पूरा का पूरा कैनल कोई काम के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इंस्पेक्शन करेंगे, कोई वीकर सेक्शन तो नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद आएगा हॉलोज क्रिएटेड बाय बोरोइंग एनिमल क्रेज एक्सेट्रा इन द फील्ड ऑफ सेक्शन कॉजिंग सीपेज एंड पाइपिंग। अगर मान लो कैनल बैंक है, कैनल बैंक में बहुत सारे जो ये है ना, चूहे है ना, चूहे कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के अंदर थोड़ा पाइप क्रिएट कर देता है। ठीक है, कैनल बैंक के थ्रू। ठीक है, पाइपिंग, वन टाइप पाइपिंग कर देता है। और वो पाइपिंग अगर कोई एनिमल ने अगर पाइपिंग क्रिएट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसके थ्रू पानी फ्लो होगा और कैनल का बैंक डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम ध्यान में रखेंगे कि अगर कैनल का जो बैंक है, वो बैंक अगर सही सलामत रहे, उसमें कोई एनिमल, चूहे वगैरह ये सब जो एनिमल है, वो एनिमल अगर कोई हॉलो पाइप नहीं क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है कैनल ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस मैं बाद में बताऊंगा, व्हाट इज द ब्रेसेस एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, कैनल में ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, कैनल के ऊपर ओवर टॉपिंग है, जो फ्रीबोर्ड है, फ्रीबोर्ड सफिशिएंट होना चाहिए कैनल के। अगर फ्रीबोर्ड सफिशिएंट नहीं हो तो कैनल का पानी क्या ओवर टॉपिंग करके बैंक के ऊपर से बह जाएगा। तो जब कैनल पानी बैंक के ऊपर से बह जाएगा, तब तो उसमें बैंक को भी डैमेज कर देगा, कैनल का जो बैंक है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये सब हम ध्यान में रखेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कैनल। सर ब्रेसेस वाला क्या बोला था वो बताना। ब्रेसेस मैं बोलूंगा, कुछ देर बाद ही बोल रहा हूँ। ब्रेसेस के ओके सर, डिटेल्स में बताऊंगा ब्रेसेस क्या है। उसके बाद ये तो सारा वगैरह प्रॉब्लम हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कैनल। ठीक है, आप देखते हैं इसका क्या रिमूवल, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग तो पहले है कंट्रोलिंग द, ये जो मेथड है, बहुत सारी, देयर आर 5 मेथड टू कंट्रोल द डैमेज ऑफ, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द कैनल। ठीक है, तो मेंटेनेंस में मेनली यही सारा स्टेप आएगा, कौन सी मेथड में हम मेंटेनेंस करेंगे। पहले तो कंट्रोलिंग द
ग्रोथ ऑफ वीड्स, जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो होगा उसको रिमूव करेंगे जल्द से जल्द, और ऐसा प्रोसीड्यूर अप्लाई करेंगे जैसे कि वो ग्रो ना हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये जो कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ वीड्स, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या अब तक जो पढ़ा मैं बोल चुका हूँ, उसके अंदर क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, कोई बोल सकता है कि कौन सी मेथड में हम वीड ग्रोथ का कंट्रोल कर सकते हैं? सर क्या कहते हैं वहां पे कैनल में के आसपास सर वीडिंग ना हो या फिर कैनल के अंदर वीडिंग ना हो, वीड्स ग्रोथ ना हो। कैनल के अंदर आसपास, कैनल का आसपास ग्रो होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैनल में जो इफिशिएंट सेक्शन है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है ना, उसी के ऊपर सर कोई केमिकल्स मिला सकते हैं? केमिकल मिलाएंगे तो पानी खराब हो जाएगा ना। तो सर फिर क्या किया जा सकता है सर? ये तो एक ही बात है, लाइनिंग कर देंगे हम, लाइनिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। कैसे सर? लाइनिंग लाइनिंग जो लाइनिंग मैंने पढ़ा है, कैनल लाइन कर देंगे, कंक्रीट ओके सर। कंक्रीट कंक्रीट लाइन दे देंगे, ठीक है, स्पॉट लाइनिंग, हाँ 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 हाँ। उसी को करके हम वीट ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वन ऑफ द जनरल मेथड, और भी मेथड है, ठीक है। तो ये है कंट्रोलिंग द, फर्स्ट मेथड है कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ वीड्स। उसके बाद रिमूविंग द सील डिपॉजिट। तो पहले बात है हम सील को कैनल के एंट्री होने से रोक देंगे। अगर ये 100% हम रोक नहीं पाएंगे, जितना टेक्नोलॉजी हम लगा देंगे, लेकिन 100% सील एंट्री हम रोक नहीं पाएंगे कैनल में। तो क्या है, कुछ सील्ड और सैंड हाउस कैनल के अंदर जाएगा ही जाएगा, जितना भी तुम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, जितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये जो सील कैनल के अंदर एंटर हो जाएगा तो वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिपॉजिट सील को हम एक टाइम इंटरवल में, एक पीरियड इंटरवल में हम ड्रेजिंग करेंगे। कैनल ड्रेजिंग नाम सुना होगा शायद, तो उस कैनल को ड्रेजिंग करके रिमूव, सील को रिमूव करेंगे, ठीक है। 5 साल 10 साल के बाद 10 साल बाद वो जो भी सील और सैंड डिपॉजिट हुआ है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। उसे ड्रेजिंग ऑफ द कैनल कहते हैं, ड्रेजिंग। तो ये दूसरी मेथड है। उसके बाद आएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैनल बैंक बाय सिल्टिंग टैंक, ठीक है। सिल्टिंग टैंक एक मेथड है, तो उसके हम वो सिल्टिंग टैंक कंस्ट्रक्ट करके कैनल का बैंक वीकर जो पोर्शन है उसको हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उसको रिजिड कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग होगा, ये एक मेथड है। उसके बाद आएगा क्लोजिंग द कैनल ब्रेसेस। कैनल का जो भी ब्रेसेस है उसको क्लोज करेंगे। तो ब्रेसेस क्या है वो ब्रेसेस बोलेंगे। तो ये कंट्रोलिंग द विथ ऑफ द ग्रोथ विथ, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो ये हो, ठीक है, इसी टाइप का होता है, ठीक है। देखो फिगर में कैनल के अंदर ये जो अनवांटेड प्लांट है वो ग्रो करेगा, उसको रिमूव करने के तरीके है, रिमूव, उसको उठा के फेंक दो और लाइनिंग कर दो, कि कुछ भी कोई भी एक मेथड एडप्ट कर लो, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है कैनल मेंटेनेंस करके, ठीक है। तो ये अगर ये जो तीसरा फिगर में देखो, इस फिगर में बहुत सारी ये जो अनवांटेड प्लांट है, तो ये प्लांट की अगर वाटर फ्लो को रोक देगा, ये जल्द से जल्द रिमूव करना है थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ ऑफ द कैनल। उसके बाद आएगा, ये तो कंट्रोलिंग होगा विथ, ठीक है। उसके बाद आएगा रिमूविंग सील डिपॉजिट फ्रॉम द कैनल। तो कैनल के अंदर जो भी सील डिपॉजिट है उसको रिमूव करना है। सर एक चीज पूछना था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, आपने कुछ सेशनल के बारे में बताया अभी। हाँ, सेशनल, एक स्टूडेंट ने पूछा सेशनल होगा कि नहीं, मैंने बोला है सेशनल होगा, सेशनल भी होगा, असाइनमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। तो जल्द से जल्द मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक तो मैं अभी कुछ डेट तो नहीं दी ना? हाँ बोलो। अभी डेट तो नहीं बताई ना सर, ये कह रहा नहीं है ना, ये। अभी डेट नहीं बताया मैंने, ठीक है। डेट जल्द ओके सर। बता दूंगा, और असाइनमेंट नेक्स्ट वीक दे दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट मैं बना रहा सर हूँ। आपने कोई वो भी कहा था कि एकदम वो क्लास में वो भी होगा, जो आपने कहा था कि सबसे सुना जाएगा, सबसे टॉपिक प्रेजेंटेशन जो दिया थे, जाएगा। प्रेजेंटेशन वगैरह मैं देख रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन जो टाइम देने टाइम थे। मिलेगा हाँ टाइम मिलेगा सर। तो प्रेजेंटेशन कर लूंगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो जैसे पहले चलता आ रहा है ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ओके सर। पहले ओके मुझे सर। सिलेबस, इरिगेशन का सिलेबस भी ज़्यादा है ना विथ रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट, तो इसलिए पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट Yes, करने sir. दो, Yes, उसके sir. बाद मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं ये ले लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद रिमूविंग द सील डिपॉजिट फ्रॉम द कैनल, कैनल के अंदर जो सील डिपॉजिट उसके रिमूव करना है, ठीक है। तो इसी टाइप में होता है, ये जो बहुत सारी जो मशीन है, मशीन लगा के सील के ड्रेजिंग करता है, ठीक है। तो
सील को पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे। ये कुछ साल 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये रिमूविंग करता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैनल बैंक। तो कैनल बैंक को स्ट्रेंथनिंग करना है, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग करना है वीक बैंक को। तो वीक बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो तरीका है। एक है कैनल का सेक्शन पूरा वाइड कर देना। ये जो फिगर है, इसमें इस मेथड में हम क्या करेंगे, कैनल का सेक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और यहाँ पर बाय सील्डिंग ऑफ द कैनल बैंक, ठीक है। जो भी हम ड्रेजिंग करके जो सील्ड हम रिमूव करेंगे, वो क्या करेंगे, कैनल को ड्रेजिंग करके कैनल का जो बैंक का स्लोप है उसके ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैनल का जो बैंक है वो वाइडर हो गया और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो ये एक मेथड है कैनल बैंक को स्ट्रेंथ करने के लिए। पहले जो ओरिजिनल बैंक है वो तो पहले कंस्ट्रक्शन टाइम में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑपरेशन के बाद हम लोग देखा है कि कैनल बैंक थोड़ा वीक है, वो कभी भी टूट सकता है। उसी तब क्या करेंगे हम, तब हम कैनल बैंक का जो सेक्शन है वो थोड़ा वाइड कर देंगे। वाइड करने के लिए क्या है, जो भी सील वगैरह है कैनल के अंदर जमा होगा वो ड्रेजिंग करके कैनल स्लोप के ऊपर जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो कैनल का सेक्शन बढ़ जाएगा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एक मेथड है कैनल बैंक का स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एक मेथड है जिसे कहते हैं सिल्टिंग टैंक मेथड। सिल्टिंग टैंक मेथड में क्या है, कैनल का जो बैंक है, बैंक के थोड़ा आउटर साइड में थोड़ा स्पेस छोड़कर और एक बैंक कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो ये कैनल बैंक है, ओरिजिनल कैनल बैंक है, ये कैनल है, ये एफएसएल है, ये कैनल है, ये ओरिजिनल कैनल बैंक है। तो कैनल बैंक के थोड़ा स्पेस छोड़कर, ओरिजिनल बैंक से थोड़ा स्पेस छोड़कर और एक बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे सब्सिडियरी बैंक कहता है, दूसरी टाइप का बैंक, ठीक है। और ये सब्सिडियरी बैंक का उस इंटरवल में 10 मीटर 15 मीटर इंटरवल में हम एफएसएल क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफएसएल? फुल सप्लाई लेवल था ना, तो हाँ फुल सप्लाई, फुल सप्लाई लेवल। हाँ फुल सप्लाई। ये स्टूडेंट ने पूछ रहा है तो इसलिए बोला, क्योंकि एफएसएल मैंने कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो प्लीज क्लास में थोड़ा ध्यान दिया करो। हाँ, तो ये जो सिल्टिंग टैंक है, तो इसमें क्या है, सिल्टिंग टैंक में हम कैनल का ओरिजिनल बैंक के पास एक सब्सिडियरी बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे और बीच का जो खाली जगह है उसमें हम कैनल का जो पानी है उसको एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के लिए हम 10-15 मीटर इंटरवल में हम इनलेट पाइप रखेंगे, ठीक है। इसी टाइप के ये प्लान में देखेंगे तो ये प्लान व्यू है, ऊपर का व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। प्लान व्यू में क्या है, ये मान लो कैनल है, ये कैनल है, ये मेन बैंक है, ये कैनल है, ये जो है ये इनलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट ड्रेन करके एक इनलेट करेंगे। यहाँ से क्या, कैनल का जो पानी है वो इनलेट पाइप के थ्रू, इनलेट पाइप नहीं, यहाँ पर इनलेट कैनल टाइप का ड्रेन टाइप के इनलेट ड्रेन के थ्रू ये जो सिल्टिंग बेसिन है, ये जो थोड़ा हम छोड़ के जो एक सब्सिडियरी बैंक बनाया था, तो उसका बीच का जो एरिया, इसे टैंक कहते हैं, सिल्टिंग टैंक। तो पानी क्या होगा, तो कैनल से पानी इनलेट ड्रेन के थ्रू इस बेसिन में आ जाएगा। तो बेसिन में थोड़ा होल्ड करेंगे, जैसे कि हम सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना, उसी टाइप का काम करता है। तो थोड़ा वाटर इसमें आकर, ये सिल्टिंग टैंक में आकर थोड़ा डिटेन करेगा। तब तो क्या करेगा, जो डिपोजिट सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जो भी सिल्ट है, जो भी सैंड है, जो भी सिल्ट वगैरह सैंड वगैरह हो, डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिट होकर उसके कुछ देर बाद वो आउटलेट पॉइंट है, ठीक है, कुछ लेंथ बाद 10-15 मीटर बाद आउटलेट ड्रेन रखा है, वो आउटलेट ड्रेन के थ्रू कैनल वाटर फिर से मेन कैनल में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सील वगैरह साइड में डिपोजिट हो जाएगा। तो ये दो टाइप का काम में आता है। एक तो सील को पूरा रिमूव कर देगा,
उसके बाद क्या होता है, कैनल का जो बैंक है यहाँ पर अगर सील डिपॉजिट हो जाएगा तो कैनल का बैंक थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप का काम में आता है, डिसिल्टिंग में भी काम में आता है और कैनल बैंक को स्ट्रांग करने के लिए काम आता है। ये सेडिमेंटेशन बेसिन की तरह होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन बेसिन जैसे इनलेट आउटलेट रहता है, इसी बेसिन में भी हम ये फील्ड में हम इनलेट आउटलेट करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग सब्सिडियरी बैंक। ठीक है, ये बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे जस्ट टू होल्ड द वाटर इन दिस बेसिन। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? सर क्रॉस डैम क्या कहते हैं, इसके साथ साथ ही बनाया जाता है? क्रॉस बैंक अगर वो स्पेशल कंसीडरेशन होगा, अगर देंगे तो देना है, देना चाहिए तो देने। क्रॉस बैंक इसीलिए देंगे जाते कैनल करके, के साथ कंटिन्यूअसली बनाया जाता है सर ये? हाँ कंटिन्यूअसली बना देता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये जो 100 मीटर 100 200 मीटर छोड़ के ये इनलेट आउटलेट देते हैं हम। ठीक है, जैसे करके जो एक सेडिमेशन टैंक, बहुत सारे ये कंसीडर करो जो कैनल का पास में बहुत सारे हम सेडिमेशन टैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे, और सेडिमेशन टैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग सब्सिडियरी बैंक, और कुछ नहीं, जस्ट ये है सिल्टिंग टैंक। उसके बाद आएगा कैनल ब्रेसेस। ठीक है, canal braces is nothing but an opening or gap developed in the canal bank due to erosion of some portion of canal bank। ठीक है, कैनल के थ्रू जब पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कैनल बैंक में थोड़ा इरोशन हो जाएगा। ठीक है, तो बाय हाई स्पीड से अगर कैनल वाटर फ्लो होगा तो कैनल स्लोप में जो भी मटेरियल है वो इरोड करके चला जाएगा। तो अगर बहुत टाइम से इरोशन प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो कभी कभी क्या होता है पूरा बैंक को ही डैमेज कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं ब्रेसेस ऑफ कैनल। ठीक है, पूरा कैनल बैंक को डिस्टर्ब करके दो गैप क्रिएट कर देता है, जिसी के थ्रू पानी कैनल से दूसरी जगह पे जो आसपास का एरिया है उसमें चला जाएगा, फ्लडिंग कर देगा। ठीक है, इसी टाइप के फिगर में आता है, कैनल बैंक को थोड़ा डैमेज कर देगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये कहते हैं कैनल ब्रेसेस। ठीक है सर, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या मतलब? ऐसा क्यों करते हैं मतलब, ये तो हेलो, प्रॉब्लम है, ये कोई करता नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये एक समस्या है ये एक हमारे लिए। समस्या है। ठीक है, इसको रोकना है। ये जो समस्या है इसी को नाम है ब्रेसिंग। ब्रेसेस कैनल ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके सर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो बोलो, सुन रहा सर, क्या बताया आपने? मैं कट गया था, बताना। हूँ। ये प्रॉब्लम है सर, ये कह रहा था मैं, ब्रेसेस है तो इसमें जो डैम है भी से इसको काटते नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ये कोई क्रिएट नहीं करते। ये जब कैनल के थ्रू पानी फ्लो वाटर फ्लो होगा ना, तो वाटर फ्लो के टाइम वाटर तो हाई वेलोसिटी से फ्लो होगा, तब तो क्या करेगा कैनल का बैंक का जो ये जो सॉइल है वो थोड़ा इरोशन करके चला जाएगा। तो लाइफ बहुत दिन से अगर इरोशन प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली कैनल बैंक टूट जाएगा। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी को मेंटेन करना है। कभी अगर कोई कैनल का मेंटेनेंस में जो रहेगा, ठीक है, कैनल का मेंटेनेंस में जो रहेगा उसको देखना है कि कोई ऐसा तो इरोशन की वजह से कैनल का बैंक टूट तो नहीं जा रहा है ना, ये ठीक से इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसी को कहते हैं ब्रेस, कैनल ब्रेस। ठीक है, अच्छा, तो वही था ना जो पहले आप कह रहे थे, ड्यू टू पाइपिंग होता जो है ना। हाँ पाइपिंग का भी वो कैनल ब्रेसेस से पहले। हाँ कैनल पाइपिंग का भी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारी वजह से, इरोशन की वजह से हो सकता है, पाइपिंग की वजह से हो सकता है, सीपेज की वजह से भी हो सकता है। चेक करना है सर ये होना है, ये चेक करना है। अगर कोई देखेगा कि बैंक में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जल्द से जल्द उसको रिपेयर करना है। ठीक है, मान लो कोई पाइपिंग कीट हो रहा है तो पाइपिंग को थोड़ा बंद करना। कोई जगह पे सीपेज हो रहा है, सीपेज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारी तुमने सुना होगा जो आर्दन डैम है वो सीपेज की वजह से टूट चुका होगा, तो उसका मेन रीजन यही है। ठीक है, जब सीपेज होगा, सीपेज में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है, तो क्या होता है धीमे धीमे करके वाटर फ्लो के टाइम में एक पाइप क्रिएट हो जाता है, जिसे पाइपिंग कहती है। फाउंडेशन में तुम लोग तो पाइपिंग के बारे में पढ़ा होगा ना,
कैसे पाइपिंग क्रिएट हो जाए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे से जो पाइपिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो एक पाइप टाइप का कंस्ट्रक्ट हो जाता है। पाइप के थ्रू वाटर जब जितना फ्लो होगा तो पाइप का डायमीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर फ्लो के टाइम में जो भी सॉइल है, सॉइल को इरोड करके ले जाएगा। तो बहुत दिन तक ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक ये पूरा वाइट करके इसी टाइप का क्या हो जाता है, इसी टाइप में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मेनली ये डैम में जो भी आर्दन डैम है, आर्दन डैम कहाँ पे है, किसी को पता है? इंडिया में कहाँ का आर्दन डैम है, एक का नाम बता दो। क्या सर? आर्दन डैम, इंडिया में आर्दन डैम कहाँ पे है, किसी को पता है? सबसे लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सी है? टिहरी डैम। टिहरी डैम नहीं है, उड़ीसा में है। भाखड़ा नक्कल डैम। भाखड़ा नंगल उड़ीसा में नहीं है। भाखड़ा नक्कल डैम है क्या? भाखड़ा नंगल उड़ीसा में भाखड़ा नहीं है, नंगल। भाखड़ा नंगल इधर है। अच्छा, उड़ीसा में पूछ रहा हावड़ा हूँ। नकल डैम है। नहीं, उड़ीसा में जो डैम है वो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, उसका क्या नाम है, किसी को पता है? नाम याद नहीं है सर। हीराकुद डैम है, हीराकुंड। महानदी के अच्छा ऊपर है, हाँ, यस सर। हीराकुंड डैम। ठीक है। तो सर, वो हीराकुद। आर्दन डैम है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा इंस्पेक्शन में इसी टाइप का जो इंस्पेक्शन में रहेगा, कैनल डैम इंस्पेक्शन में की एक टीम है डैम मेंटेनेंस के लिए, तो जो मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में रहेगा उस पर ये सारा चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि तुम आपने बोल सकते हो सर थोड़ा तो पानी लीकेज हो रहा है, थोड़ा सीपेज हो रहा है, इसमें से क्या होगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सीपेज थोड़ा करके ना, ये सीपेज एक दिन इतना ज्यादा डैमेज करेगा, पूरा का पूरा फ्लड कर देगा, पूरा डैमेज, पूरा का पूरा एरिया को फ्लैट कर देगा, पूरा स्ट्रक्चर को टूट देगा, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएगा ना, नदी का सबसे ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब कोई भी डैम वगैरह बनाएगा ना, तो डैम में ये सारा सब कुछ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डैम टूट जाएगा तो क्या होगा, तो सबको पता है केरल में कुछ दिन पहले केरल में डैम टूट गया था, उसकी वजह से पूरा केरल फ्लड में आ गया था, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये है, इसे ये डिस कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इसी को डिस कहते हैं। इस फिगर में देखो थोड़ा ये जो कैनल बैंक है थोड़ा इरोजन हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप का प्रोग्राम है, ये साइड कैनल का जो बैंक है पूरा बैंक टूट गया है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? ये तो पहले तो एक कारण है इरोशन, थोड़ा जो कैनल के थ्रू जब वाटर फ्लो हो रहा है ना, हाई वेलोसिटी में जब वाटर फ्लो होगा तो क्या करेगा, थोड़ा ये जो कैनल बैंक का जो सॉइल है वो थोड़ा इरोशन करके अपने साथ ले जाएगा, तो बहुत दिन से इरोशन प्रोसेस चलता रहेगा ना, तो ये कैनल बैंक टूट जाएगा, एक प्रोसेस देगा। दूसरी बात है सीपेज, वाटर अगर सीप करेगा ना, वाटर सीपेज की वजह से ये पाइपिंग की हो जाएगा, और पाइपिंग धीमे धीमे वो पाइप का डायमीटर बढ़ते जाएगा, और बढ़ते ऐसे कुछ दिन बाद ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो के कारण हो सकता है सर? हाँ, ओवरफ्लो के कारण हो सकता है इसका? ओवरफ्लो भी कारण भी, अगर मान लो कैनल में डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो के कारण भी हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कोई चूहा ने थोड़ा पाइप क्लियर कर दिया कैनल बैंक के थ्रू, जो भी एनिमल है ना, जैसा सर बिहार में करता है हमेशा चूहा। हाँ, ठीक है। सॉइल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। हाँ, सॉइल का प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो और भी है, जब मान लो कोई सांप ने का भी कोई अपना ये बना लिया, अपना वहाँ पर घर बना लिया सांप ने मान लो, ठीक है, तो सांप के उसी के वजह से हो सकता है, जो भी एनिमल मिट्टी के अंदर रहता है ना, वो थोड़ा अपने ये जगह क्रिएट करने के लिए बैंक के थ्रू अगर करेगा ना, तो पाइपिंग हो जाएगा, और उस पाइप के थ्रू अगर जब वाटर फ्लो हो जाएगा ना, तो धीमे धीमे करके लाइफ एक दिन में नहीं होगा, ये 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये होगा, ठीक है। तो ये करके बहुत सारे रीजन है इसके करने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए, पर्पस के लिए। कैनल इज नथिंग बट ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो इफेक्ट ऑफ कैनल ब्रीचेस का क्या इफेक्ट है, और तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। कॉजेज क्या है, ये जो मैं कॉजेज भी मैंने ऑलरेडी बोल दिया।
मान लो बीस ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल बैंक अगर ठीक से डिजाइन नहीं किया होगा, ठीक से कॉम्पेक्शन नहीं किया होगा, जो उस दिन बोल रहा था ना ओएनसी और मैक्सिमम नाइट डेंसिटी, अगर कोई इंजीनियर ने मैक्सिमम नाइट डेंसिटी में कॉम्पैक्ट नहीं कर चुका होगा कैनल बैंक, तो अब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद ओवरफ्लो की वजह से हो सकता है, सीपेज और पाइपिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई कल्टीवेटर ने कैनल बैंक काट के पानी अपने जमीन में ले लिया है, कभी कभी कोई फार्मर करता है, तो वो पानी नहीं मिल रहा है तो क्या करो, कैनल बैंक को पूरा काट के आपने जमीन में पानी ले लिया, उसके बाद कैनल बैंक को फिर से फिलअप कर दिया, लेकिन वो जो दोबारा फिलअप करेगा ना वो अच्छे से फिलअप नहीं हो पाएगा, तब क्या करेगा वही, उसके वजह से भी ये कैनल ब्रेसेस हो सकता है। ठीक है, ये हाँ समझ में आ गया सर। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने डिटेल्स में लिख दिया है यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो भी मैंने बोला है वो भी यहाँ पर लिख लिया। पाइपिंग की वजह से कैसे हो सकता है, ठीक है, ये जो पाइपिंग की वजह से इसी टाइप में होता है। मान लो ये कैनल है, ये कैनल है, ये कैनल बैंक है, और ये जो वाटर सीव हो रहा है ना, इसी लाइन के बराबर, इसी लाइन अलोंग दिस लाइन वाटर सीव हो रहा है। ठीक है, ये टॉप, ठीक है, तो मान लो ये टॉप सीवेज लाइन है। ठीक है, इसके टॉप सीवेज लाइन को पीएटी लाइन कहते हैं। तो टॉप सीवेज लाइन के नीचे जितना भी लेयर है सबके थ्रू वाटर फ्लो हो, वाटर सीपेज हो, तो वाटर सीपेज करके धीमे धीमे मान लो ये जो आउटर पॉइंट है, इसी पॉइंट थोड़ा एक सॉइल डिटैच हो गया। ठीक है, तो डिटैच होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा होल क्लियर हो जाएगा, तो धीमे धीमे अगर जितना टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ ये जो छोटा होल है, ये डीप करके पाइप टाइप कंस्ट्रक्ट कर देगा, पूरा का पूरा बैंक इसी टाइप में आता है, थोड़ा पाइप कंस्ट्रक्ट। जब ये पाइप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो होगा, पूरा का पूरा बैंक को टूट जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसे पाइपिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक इंटरव्यू में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द पाइपिंग। इसीलिए मैंने बार बार पाइपिंग के बारे में बोल रहा हूँ, किसी का कुछ डाउट हो तो पाइपिंग के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यही सबसे ध्यान में रखना है। कोई अगर मान लो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें पाइपिंग की मेन टर्म है, जिसके बारे में बहुत सारे चर्चा होता है। हाँ बोलो सर, पाइपिंग को चेक कैसे करते हैं कि पाइपिंग हुआ है हमारे स्ट्रक्चर में कि नहीं? क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड होता है ना, मतलब उसके जब हमारा ये होता है कैनल होता है, कैनल के नीचे वाले सरफेस पे होता है, वो तो पता कैसे चलेगा? कैनल का आउटर साइड, कैनल बैंक का आउटर साइड में अगर मान लो कोई वाटर लीकेज हो रहा है ना, तो लीकेज हो रहा है मतलब वहां से वाटर सीविंग हो रहा है, तो उस लीकेज को बंद करना, क्योंकि लीकेज इज वन ऑफ द रीजन फॉर पाइपिंग। ठीक है, अच्छा, मतलब सर जब दूसरी साइड कहीं पे चेक किया जाता है कैनल के आसपास लीकेज हो रहा है तो वहां से, राइट आउटर साइड में चेक करो, कैनल के अंदर तो जाकर कोई चेक नहीं कर सकते ना, कैनल में बाहर साइड में चेक करना है। ठीक है, ओके सर। जैसे डैम में जिस साइड में पानी रहता है उसमें तो चेक नहीं कर सकते, जो ऑपोजिट साइड में तो बिल्कुल पानी नहीं रहता, उसमें चेक करना होगा। यस सर। तो ये हो गया। पाइपिंग होता कैसे है? उसके बाद इंटेंशनल काट हो तो कभी कभी फार्मर ने अपने बैंक काट के पानी अपने जमीन पे लाते हैं, उससे इंटेंशनल काट होता है। उसके बाद क्लोजर ऑफ ब्रीसेस, अगर मान लो कोई ब्रिज क्रिएट हो गया, ठीक है, तो ब्रिज क्रिएट हो गया तो उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है ना, तब तो क्या, अगर ब्रिज को नहीं, पहले बात ये जो प्रोसेस है तो ब्रिज को होने से रोकना है। अगर मान लो कोई कैनल में ब्रिज हो गया तो उसको रोकना बहुत ही जरूरी, उसको क्लोज करना है, जल्द से जल्द क्लोज करना है, अगर नहीं करोगे तो पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको क्लोज करने के लिए एक ही प्रोसेस है, उसको उस क्लोज में मिक्स डालना है। ठीक है, तो इसको अगर मान लो कोई अगर डिस्टर्ब, कोई कैनल में अगर वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी कम है तो उसमें क्या होता है, बीस के ऊपर थोड़ा आसपास से सॉइल लेकर उसको डिपोजिट कर देंगे फिर से। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रोसेस है।
अगर जिस कैनल में वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो उस कैनल में थोड़ा दिक्कत है, तो उसके लिए थोड़ा वुडन पाइल वुडन और बैम्बो जो पाइल है वो थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके फ्लो को रोकना है। ठीक है, तो उस फ्लो को थोड़ा थोड़ा स्लो करके उसके बाद वो उस ब्रिज के ऊपर सॉइल डिपोजिट करना है। ठीक है, अगर मान लो कोई ब्रिज के थोड़ा हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो हो रहा है, अगर सॉइल डालना है तो सॉइल डाल के क्या करेंगे, सॉइल तो थोड़ा वॉश आउट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बीज के थ्रू जो पानी फ्लो होगा उस पानी के वेलोसिटी थोड़ा रिड्यूस करना है। तो वेलोसिटी रिड्यूस करने के लिए क्या है, आसपास का जो भी पेड़ का जो भी ये है, जो भी प्लांट है, अनवांटेड प्लांट है, कुछ भी सैंड बैग पाइल, बैम्बो पाइल, वुडन पाइल, वो थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा वाटर वेलोसिटी को रोकना है। उसके बाद ही ब्रिज के ऊपर आसपास के एरिया से सॉइल लगा डिपोजिट करके पूरा का पूरा बैंक को फिर से कंस्ट्रक्ट करना। ये पूरा प्रोसेस है, इसी टाइप में देखो। ठीक है, ये मान लो ये ब्रिज हो गया, तो उसको रोकने के लिए पहले यहाँ पर एक देखो एक वुडन बैम्बो के एक पेंस कंस्ट्रक्ट कर दिए, जैसे करके ये थोड़ा वाटर का वेलोसिटी थोड़ा रोके। उसके बाद ही मिट्टी डाल के पूरा का पूरा बैंक को फिर से कंस्ट्रक्ट करना। ये क्लोजर प्रोसेस है। अगर कोई कैनल में अगर वाटर वेलोसिटी कम है तो उसमें थोड़ा ये जो टेम्पोररी जो पेसिंग है, ठीक है, टेंडर पेसिंग है, वो करना जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी भी कैनल में अगर वाटर वेलोसिटी हाई है तो अब क्या करेंगे, तब यहाँ पर हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो होगा, तब हाई वेलोसिटी में जब फ्लो होगा तब क्या करेंगे, तब अगर यहाँ पर हम सॉइल डालेंगे तो पूरा का पूरा सॉइल वॉश आउट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिफिशियली टेम्पोररी यहाँ पर बैम्बो का फेंस कंस्ट्रक्ट, ठीक है, बैम्बो का बैरियर कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद ही सॉइल डिपोजिट करके पूरा का पूरा बैंक को रिसेट करना। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज द ब्रेसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेसेस तुम्हारा एग्जाम में भी आता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस का इफेक्ट क्या है, क्लोजर प्रोसेस क्या है। ठीक है, एक पूरा फिगर भी ड्रॉ करने के लिए कहता है, तो ये पूरा एक बार ठीक से ध्यान से देखिए। अब देखते हैं लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनल। कैनल लॉसेस ऑलरेडी मैंने बोल दिया। कैनल लॉसेस दो टाइप का लॉसेस होता है, एक होता है सीपेज लॉस और होता है इवेपोरेशन लॉस। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस क्या है, कैनल जब वाटर जब कैनल के ऊपर से कैनल के थ्रू फ्लो होगा तो कैनल का अपर सरफेस से क्या होता है, सनलाइट की वजह से थोड़ा वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, तो उससे इवेपोरेशन लॉस होता है। इवेपोरेशन लॉस जनरली ज़्यादा नहीं होता, 2 to 5% जनरली होता है और टोटल लॉस। ठीक है, तो इवेपोरेशन ये जो इवेपोरेशन लॉसेज है वो डिपेंड करेगा क्या सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। वाटर सरफेस अगर ज़्यादा वाटर सरफेस है तो ज़्यादा इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होगा, विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, कोई बोल सकता है? कम होगा सर। कम होगा, राइट, कम होगा। तो इसी के ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके इवेपोरेशन लॉसेस होगा। ठीक है, और एक टाइप का लॉसेस है सीपेज लॉस। और सीपेज का दो डिवीजन है, एक है पार्कुलेशन, एक है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पार्कुलेशन क्या है, पार्कुलेशन है वाटर सॉइल के थ्रू फ्लो करके अंडरग्राउंड वाटर टेबल में, अंडरग्राउंड जो वाटर रिजर्वर है अंडरग्राउंड वाटर टेबल में ज्वाइन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है सॉइल के वॉइड के थ्रू जो वाटर जाता है उसके प्रोसेस को कहते हैं ना परकुलेशन। सॉइल के थ्रू तो वाटर जाएगा, लेकिन वो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर रिजर्वर में उसमें ज्वाइन होना जरूरी है। जब तक उसमें ज्वाइन नहीं होगा तब तक उसी प्रोसेस को पार्कुलेशन नहीं कहेगा। जब पानी चैनल से फ्लो होकर वाटर टेबल में ज्वाइन हो जाएगा तब उसे पार्कुलेशन कहेगा। ठीक है, और जब अदर्स जो प्रोसेस है वाटर टेबल ग्राउंड वाटर में ज्वाइन होने से पहले जो भी है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई वाटर चैनल से फ्लो होकर यहाँ पर आकर रुक गया, वाटर टेबल के ऊपर के आकर रुक गया। ठीक है, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसे पार्कुलेशन नहीं कहते। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन? पार्कुलेशन में पानी जाकर वाटर टेबल में मिलित हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर टेबल तक नहीं पहुंचेगा, वाटर टेबल से ऊपर ये पानी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होकर वहां पर रह जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड सीपेज? यस सर, गॉट इट। ठीक है, यस सर, आ गया समझ।
हाँ, तो ये एब्जॉर्प्शन है जो मैंने सर ऑलरेडी बोल दिया। क्लियर है। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? क्लियर हो गया वो कह रही है सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैनल का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। ठीक है, आप थोड़ा देखते हैं, आप हाइड्रोलॉजी शुरू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हाइड्रोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू कर चलते हैं, चलो हाइड्रोलॉजी शुरू करते हैं। हेलो सर, हाँ बोलो। आप अभी हमें यहाँ कॉलेज से पढ़ाते हो, अपने घर से पढ़ा रहे हो अभी? अभी तो घर से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कॉलेज आते हो वैसे? हाँ कॉलेज तो जाता है, मामू तो कॉलेज जाना जरूरी वेनसडे है। आओगे? हाँ वेनसडे आते हो? मैं हर दिन जाता हूँ कॉलेज में। सर कितने देर तक रहते हो आप? कुछ काम था आपसे। हाँ तो चलो शुरू करते हैं हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हमारा चैप्टर हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रो मीन्स तो वाटर एंड लॉजी मीन्स साइंस, दैट इज हाइड्रोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में क्या क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोलॉजी में वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ कैसे सर्कुलेट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, अर्थ सरफेस में कैसे वाटर रिसर्कुलेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो जिस जिस ब्रांच के अंदर आता है उस ब्रांच को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी जनरली दो टाइप के होता है, एक इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, एक होता है जनरल हाइड्रोलॉजी। तो हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में क्या है, हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन, डिस्चार्ज, रन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोग्राफ, तारपरे आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में आता है। जैसे एप्लीकेशन, हाइड्रोलॉजी का एप्लीकेशन फील्ड, जैसे अप्लाइड होता है ना, अप्लाइड ब्रांच और थ्योरेटिकल ब्रांच, तो हम हाइड्रोलॉजी का अप्लाइड फील्ड के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो जनरल है वो जनरली साइंस स्टूडेंट लोग, जो थियोरेटिकल पार्ट है वो साइंस स्टूडेंट लोग वो डिस्कस करते हैं। हम इंजीनियरिंग, एज ए इंजीनियर हम अप्लाइड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अप्लाइड फील्ड में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आ गया, इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ये ज़रा जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हम इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में आता है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो बहुत सारी, एक फिगर में अगर हम देखेंगे तो पहले है डिजाइनिंग इरिगेशन स्कीम। अगर कोई इंजीनियर इरिगेशन स्कीम डिजाइन करेगा तो उस इंजीनियर को हाइड्रोलॉजी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर कहाँ पे है, कैसे वाटर आ रहा है, उसको पता नहीं है तो इरिगेशन कैसे डिजाइन करेगा। ठीक सिमिलरली वाटर सप्लाई, अगर किसी सिटी में अगर कोई वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन कर रहा है कोई इंजीनियर, तो उसको भी पता होना चाहिए जो वाटर सोर्स कहाँ पे है, क्योंकि अगर सोर्स नहीं है तो वाटर सप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो वाटर सोर्स कहाँ है, कितना क्वांटिटी वाटर है, वो भी क्वांटिटी एस्टिमेट करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर मान लो कोई अगर सिटी में वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई हम स्कीम कर रहा है, तो उसके लिए तो एक सिटी में हर दिन कितना अमाउंट ऑफ पानी जरूरी होता है वो एस्टिमेट करना, और उतना अमाउंट ऑफ पानी कहाँ से, कौन सोर्स से मिलेगा, रिवर से मिलेगा या लेक से मिलेगा या कोई अंडरग्राउंड से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको जो इंजीनियर डिजाइन करेगा उसको हाइड्रोलॉजी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कोई डैम। सर एक बार और बता दो हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या होता है, एक बार फिर से बता दो। हाइड्रोलॉजी इज द ब्रांच, इज ए साइंस ऑफ, इज ए ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, वाटर ऑकरेंस कैसे होता है, वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, जो एटमॉस्फेयर में वाटर, अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर में जो वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है ना, वो कैसे आता है, क्या 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 प्रोसेस होता रहता है, वो सारा का सारा कुछ जिस ब्रांच में डिजाइन डिस्कस करते हैं उसी ब्रांच को हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके थैंक यू। तो आप देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोलॉजी का। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में, जो इरिगेशन इंजीनियर है उसको हाइड्रोलॉजी के बारे में पता होना जरूरी है। जो वाटर सप्लाई, जो सिटी इंजीनियर है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर कहते हैं, तो उसको भी ये जो हाइड्रोलॉजी के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसके तो मेन पर्पज ही हाइड्रोलॉजी है। डैम के लिए हाइड्रोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। कोई इंजीनियर का हाइड्रोलॉजी के बारे में पता नहीं, वो जिंदगी में कभी भी डैम डिजाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोसेस है, क्योंकि वाटर का हम तो विदाउट वाटर हम कुछ नहीं कर सकते। तो वाटर को सर्कुलेशन कैसे करना, वाटर को इफिशिएंटली कैसे यूज करना है, वाटर को जितना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए,
तो ये पूरा इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, सर्कुलेशन, ऑकरेंस, ये सारा कुछ सारा जो भी जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। अब देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? ये जो वाटर ऑकरेंस, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये एटमॉस्फेयर और अर्थ के ऊपर एक साइक्लिक आकार में, साइक्लिक फॉर्म में ये प्रोसेस होता रहता है। जिस प्रोसेस को जनरली इस सर्कल को जनरली कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यह हम एक फिगर में देखेंगे तो थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, मान लो सी और ओशन है। ठीक है, एक समुद्र है, तो समुद्र में तो बहुत सारा पानी है, तो समुद्र में सनलाइट की वजह से जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन की वजह से समुद्र का पानी थोड़ा क्या इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट होकर वाटर वेपर क्रिएट करेगा। तो वाटर वेपर थोड़ा लाइट है तो थोड़ा एटमॉस्फेयर के थ्रू ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते क्या करेगा, ये जो थोड़ा कोई बोल सकता है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? अगर मान लो कोई ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कमेगा? ऊपर जाने पे सर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर ऊपर तो टेम्परेचर कम होगा। तो मान लो वाटर वेपर जब ऊपर उठेगा तब क्या होगा, टेम्परेचर तो कमेगा। तो टेम्परेचर के कमने के बाद क्या होगा, थोड़ा कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड होगा। ठीक है, थोड़ा कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस होके क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड क्या होता है? ठीक है, क्लाउड कंडेंसेशन होकर थोड़ा छोटा रेन ड्रॉप क्रिएट करेगा। ठीक है, कंडेंसेशन की वजह से थोड़ा कंडेंस हो जाएगा। जितना ज्यादा कूल होगा उतना जल्दी कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंस होके पहले क्लाउड क्रिएट करेगा, उसके बाद उस क्लाउड थोड़ा छोटा टीनी वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट वो सीधा क्या करेगा, एज ए रेन नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये जो समुद्र का ऊपर हो गया, ये जो समुद्र का ऊपर जो क्लाउड फॉर्म हुआ है उसका एक पोर्शन क्या करेगा, समुद्र में एज ए रेनफॉल होगा। ठीक है, और अनदर पार्ट ऑफ द क्लाउड है, वो क्लाउड है क्या होता है, विंड थोड़ा क्लाउड को ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से। ये जो ओशन सरफेस है, ओशन का ऊपर से लैंड के ऊपर आ जाएगा। ये जो विंड क्या करेगा, पूरा क्लाउड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तुम तो ऐसे अगर ऊपर पे देखोगे तो क्लाउड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हर टाइम देखो क्लाउड, विंड के ऊपर क्लाउड इधर से उधर घूम रहा है। ठीक है, वो विंड क्या है, पूरा क्लाउड को ओशन सरफेस से लैंड सरफेस में ला जाएगा। और उसी के बीच क्या होता है, क्लाउड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और क्लाउड कंडेंस भी हो रहा है। क्लाउड कंडेंस होकर क्या करेगा, थोड़ा छोटा रेनड्रॉप क्रिएट करेगा। वो रेनड्रॉप एज ए रेनड्रॉप ये हमारा सरफेस के ऊपर एज ए रेन प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, नीचे गिरेगा। ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रेनफॉल। ठीक है, तो पहले आप तो क्या प्रोसेस है, समुद्र से पानी ऊपर आकर वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर से क्लाउड होगा, क्लाउड ट्रांसपोर्ट होकर सरफेस में आएगा, सरफेस में आकर क्या करेगा, वो फिर कंडेंसर होकर छोटा रेन ड्रॉप क्रिएट करेगा, रेन ड्रॉप सरफेस के ऊपर गिरेगा। इसी को कहते हैं हम रेनफॉल, बारिश हो रहा है। ठीक है सर, स्नोफॉल कैसे होता है? स्नोफॉल भी उसी टाइप का होता है। तो ये जो क्लाउड है, क्लाउड का पूरा क्लाउड अगर एज ए रेन नहीं होता तो कुछ पोर्शन क्या होता है, बर्फ स्नोफॉल हो जाएगा, एज ए स्नोफॉल हो गया। ठीक है, तो ये जो वाटर का गिरने की वजह से रेन एज ए रेन गिर सकता है, एज ए स्नो गिर सकता है, एज ए हेल पत्थर पड़ता है ना, कभी कभी बर्फ ऊपर से बहुत सारी बर्फ पड़ता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में, बड़ा पत्थर के टाइप में गिरता है ना कभी कभी बारिश के टाइम। स्नोफॉल, ओले जो गिरते हैं सर, ओले। स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल तो व्हाइट टाइप का होता है, कोल्डर होता है तो शिमला में होता है। में दिल्ली में भी होता है, हर एरिया में। सर ओले कहते हैं सर, ओले कहते हैं सर। वही कहते हैं तो ओले। इंग्लिश में हेल कहते हैं, हेल। ठीक है, हेल। बड़ा पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से बारिश के टाइम गिरेगा। ठीक है सर, ये इनका डिस्टेंस है 40, 73, 373 डिस्टेंस है क्या? ये नंबर है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस का एक नंबरिंग करके रखा है, जो भी फिगर जिसने भी फिगर बनाया थोड़ा नंबर करके रखा है। ठीक है, तो ये जो क्लाउड है,
क्लाउड क्या है, एज ए रेनड्रॉप गिरेगा, एज ए स्नोफॉल गिरेगा, एज ए हेल, ये पत्थर के एज ए पत्थर गिरेगा, ठीक है, एज ए ग्लेज, छोटा छोटा, देखो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है, जैसे कि स्प्रिंगलर टाइप का थोड़ा बारिश होता रहता है, कभी कोई ध्यान से दिखा है ऐसे टाइप का ड्रिजलिंग टाइप जैसे होती है ना। ड्रिजलिंग टाइप का होता है, यस सर। ठीक है, वो जनरली होता है, देखो कृष्ण जन्माष्टमी का उससे पहले होता है जिससे, ठीक है, थोड़ा जरा उसका एक नाम भी है, ठीक है, और ये कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक पहले वो इसी टाइप का बारिश होता है, ठीक है, जिसे पुष्प वृष्टि कहते हैं, कभी सुना है पुष्प क्या? वृष्टि के बारे में? तो थोड़ा सर ये, नाम तो नहीं सुना लेकिन देखा है सर। हाँ हाँ, वही कृष्ण का लॉर्ड कृष्ण का जन्म के टाइम में थोड़ा ऐसे टाइप का बारिश होता रहता है, जो जो हमारा माइथोलॉजी के व्यू में आता है, ठीक है, तो उसी टाइप में बारिश होता है, स्प्रिंगलर टाइप का थोड़ा थोड़ा ड्रिजिंग करते हैं, तो उसी टाइप में भी थोड़ा प्रेसिपिटेशन होता है, ये सब फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ओके 5-6 सर। टाइप का फॉर्म है, सिर्फ रेन नहीं होगा, रेनफॉल होगा, कोल्डर रीजन में स्नोफॉल होगा, पत्थर एज ए पत्थर गिरेगा, ड्रिजलिंग होगा, ठीक है, स्लेट टाइप का होगा, स्लेट भी हो जाएगा, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ये पूरा का पूरा जो भी जितना भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जितना भी फॉर्म ऑफ वाटर जो प्रेसिपिटेशन है, उसे एक साथ में हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट है रेनफॉल, ठीक है, तो हम क्या करें, ये जो क्लाउड का जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन रेनफॉल रहेगा, ये स्नोफॉल है, हेलफॉल है, ड्रिजलिंग है, ये कम पोर्शन रहेगा, लेकिन 80% तक ये एज ए रेनफॉल गिरेगा, ठीक है, इसीलिए हम कभी कभी प्रेसिपिटेशन को पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन को हम एज ए रेनफॉल बोल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो रेनफॉल ही होता है, ठीक है, तो ये देखो साइकिल देखो, पहले वाटर इवापोरेट हो रहा है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन होकर छोटा छोटा टीनी वाटर ड्रॉपलेट किया होगा, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर सरफेस के ऊपर गिरेगा, ठीक है, तो आप क्या करेगा, सरफेस में ये जो सरफेस एक बार सरफेस में आएगा, तो जब सरफेस के ऊपर सरफेस के ग्राउंड सरफेस से आने से पहले कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या डायरेक्टली इवापोरेट हो जाएगा इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से थोड़ा इवापोरेट होकर फिर से ऊपर चला जाएगा वाटर वेपर, ठीक है, तो कुछ पोर्शन क्या करेगा, ये जो रेनफॉल का पोर्शन बता रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा रेनफॉल का पोर्शन ग्राउंड सरफेस से नहीं आते, कुछ पोर्शन क्या होता है एटमॉस्फेयर से इवापोरेट हो जाता है, कुछ पोर्शन क्या होता है जो पेड़ के पत्ता है, पत्ता के ऊपर गिरते हैं वहां से इवापोरेट हो जाता है, कुछ पोर्शन क्या होता है हमारा जो घर का जो छाद है, रूफ के ऊपर गिरेगा और वहां से डायरेक्ट इवापोरेट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये जो इसे कहते हैं एब्स्ट्रक्शन कहते हैं, एब्स्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, टोटल जितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है वहां से एब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, एब्स्ट्रक्ट हुआ मतलब एटमॉस्फेयर से वापस जा रहा है, ठीक है, उसे एब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो क्या होता है, वो पूरा का पूरा एब्स्ट्रक्शन के बाद वो ग्राउंड सरफेस में आता है, ठीक है, तो पहले प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के होने के बाद पूरा प्रेसिपिटेशन ग्राउंड सरफेस में नहीं आते, ग्राउंड सरफेस के आने से पहले कुछ पोर्शन इंटरसेप्शन होता है, जो एटमॉस्फेयर से इवापोरेट हो जाता है, पेड़ों के पत्ते से इवापोरेट हो जाता है, और रूफटॉप से थोड़ा इवापोरेट होकर चला जाता है, ये सबस्ट्रक्शन, इसको बाद देकर जो भी जितने अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रह गया वो ग्राउंड सरफेस में आता है, ग्राउंड सरफेस में आकर क्या करेगा, ग्राउंड सरफेस में आकर कुछ पोर्शन क्या करेगा, ग्राउंड के थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी सॉइल ग्राउंड सॉइल है, ग्राउंड सरफेस में जो भी सॉइल है वो थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पोर्शन क्या करेगा, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्राउंड सरफेस में थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कुछ पोर्शन ऑफ जो ग्राउंड सरफेस आता है वो थोड़ा ग्राउंड सरफेस के थ्रू फ्लो होकर पार्कुलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में मिलित हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्प्शन होगा बाय इनफिल्ट्रेशन, कुछ पोर्शन पार्कुलेशन होगा, और कुछ पोर्शन क्या करेगा, ये जो लेक है, पॉन्ड है, इसमें स्टोरेज हो जाएगा, जिसे डिप्रेशन स्टोरेज भी कहते हैं कभी-कभी, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो सरफेस के ऊपर ओवरफ्लो करेगा, बारिश के टाइम में जो सरफेस के ऊपर ओवरफ्लो जाएगा उसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ, ठीक है, वो सरफेस रन ऑफ होगा, वो सरफेस रन ऑफ करके नदी में गिरेगा, नदी से जाकर फिर से समुद्र में मिलित हो जाएगा, और जो पोर्शन इनफिल्ट्रेशन करेगा, इनफिल्ट्रेशन करके सॉइल के अंदर आएगा, वो क्या कहता है, वो एज ए ग्राउंड वाटर फ्लो, जिसे इंटरफ्लो भी कहते हैं, इंटरफ्लो के करके वो किसी रिवर में मिलित होगा और रिवर से फिर से समुद्र में मिलित हो जाएगा,
और जो फार्कुलेशन करके जो ग्राउंड वाटर में आ चुका है, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी जाकर समुद्र में मिलित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है फिर से समुद्र में आ जाएगा। तो जब समुद्र में आ जाएगा, फिर समुद्र से आकर फिर से पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर से गिरेगा। ये जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। तो यार सबको समझ में आया व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल? यस सर। यस सर, यस सर सर। इंटरसेप्शन बोले तो? यस सर। यस सर। हाँ, इंटरसेप्शन है क्या है? जब बारिश होता रहेगा ना, तो बारिश होने के टाइम क्या होता है, कुछ बारिश के बाद पेड़ों के पत्ते के ऊपर गिरेगा। पूरा का पूरा सर्विस तो ओपन सर्विस नहीं है ना, पेड़ है, कोई किसी का मकान है, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा बारिश पेड़ों के पत्ते के ऊपर गिरेगा और रूफटॉप में घर का जो छत है, छत के ऊपर गिरेगा। तो वहां से क्या करेगा, कुछ पानी, वो जो पेड़ों के पत्ते के ऊपर जो पानी है या रूफ में जो पानी है, वो कुछ पोर्शन पानी क्या करेगा, इवापोरेट होकर फिर से ऊपर चला जाएगा। और कुछ पोर्शन पानी क्या करेगा, पाइप के जरिए जाकर ग्राउंड सरफेस में आएगा, ग्राउंड सरफेस में आएगा। ये जो ऊपर चला जा रहा है, ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है ना, रेनफॉल का जो इंटरसेप्ट है, ये जो पोर्शन है, इसे कहते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब इवापोरेट होके दोबारा ले जाना। दोबारा चला जा रहा है। ठीक है, ये ओके जो सर। पहले पेड़ों के ऊपर इंटरसेप्ट हो रहा है, उसके बाद इवापोरेशन हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, इसे इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने हाइड्रोलॉजी का जितना भी टर्म है, लगभग सारा टर्म मैंने बोल दिया। एक मेन जो टर्म है, वो एक बार फिर से ध्यान में रखना। मेन जो टर्म है, प्रेसिपिटेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, सरफेस रन ऑफ, सरफेस डिटेंशन, इंटरफ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो, इनफिल्ट्रेशन, पर्कोलेशन। ठीक है, ये जो सारा का सारा टर्म है, ये हाइड्रोलॉजी का एक एक कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिक साइकिल के। इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो जितना है वो हम पढ़ेंगे। तो पूरा हाइड्रोलॉजी इसी ये सारा कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड, कंपोनेंट का ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये और एक फिगर है, और इसमें मैंने जो भी मैंने बताया था वो पूरा लिख दिया। एक बार पढ़ लेना, बस सब कुछ समझ में आएगा। ये हाइड्रोलॉजी का साइकिल है, ये कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी का साइकिल। ठीक है, जो भी जितना भी साइकिल बना है, जितना भी टर्म मैंने बोला है, सब कुछ यहाँ पर है। तो हम एक एक करके देखेंगे। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन तो सबको बारे में पता है। अगर मान लो कोई पानी के ऊपर सोलर एनर्जी आएगा, तो वो सनलाइट, सोलर रेडिएशन क्या करेगा, वो पानी को इवेपोरेट करके वाटर वेपर क्रिएट करेगा। ठीक है, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, सनलाइट के वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, और वाटर वेपर क्रिएट होगा, वो ऊपर चला जाएगा। ये ओशन से होगा, रेन ड्रॉप से होगा, जो मैंने बोल रहा था, जब एटमॉस्फेयर के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा, तो उसी वाटर ड्रॉपलेट से एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। उसे कहते हैं रेन ड्रॉप इवेपोरेशन। उसके बाद इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड सरफेस, तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर जब पानी आ जाएगा, तो उसमें से थोड़ा इवेपोरेशन होगा, उसे कहते हैं इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड सरफेस। तो ये हो गया इवेपोरेशन। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, बोलो। ये जो हमारा कैनल में लेसी थ्योरी था, वो ये जो था, वो सीवीआर रेशियो, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ये सब नहीं है क्या सिलेबस में हमारे? लेडी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, लेसिस थ्योरी, वो तो हमारा तो सिलेबस में नहीं है। वो अगर होता तो मैं अच्छा, या तो इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे तब तो? हाँ, उसमें न्यूमेरिकल भी नहीं होगा। जितना तुम्हारा जितना आपने पढ़ा उतना ही था सिलेबस में? हाँ, सिलेबस में इतना ही है। अच्छा, तो बैलेंसिंग डेप्थ भी वो इसमें न्यूमेरिकल तो सिर्फ? सुनो, तुम्हें अगर कोई किसी का कोई इंटरेस्ट है, तो तुम कॉलेज में आकर मुझे मिल लो, मैं बोल दूंगा, क्योंकि वो एक्चुअली वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। अगर आउट ऑफ सिलेबस तो न्यूमेरिकल जानना चाहते हो, आउट ऑफ सिलेबस को जानना चाहते हो, तो मुझे कॉलेज में कांटेक्ट करना। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। ओके सर। लेकिन क्लास में तो जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो इस पे बेस तो सर आपने सिर्फ वो बैलेंसिंग डेप्थ जो न्यूमेरिकल कराया, तो सिर्फ वही हुआ तो है ना? हाँ वही है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है ना? हाँ, वही। ओके, इसमें भी हाइड्रोलॉजी में है न्यूमेरिकल्स? हाइड्रोलॉजी में भी है कुछ, है, मैं कराऊंगा। ठीक है,
ठीक, ओके सर, चलो ओके सर। तो आप ये इवापोरेशन हो गया। उसके बाद कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या है? इवापोरेशन इज नथिंग बट द लिक्विड स्टेट टू वेपर गैसियस स्टेट। ये ध्यान में रखना, इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा, और कंडेंसेशन में क्या होगा, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा, ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। मैटर का तो 3 स्टेट होता है ना, किसी को पता है व्हाट इज द 3 स्टेट ऑफ मैटर इन एटमॉस्फेयर? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, करेक्ट। तो इवापोरेशन में लिक्विड से गैस होगा, कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड होगा, बस यही बात है, यही प्रोसेस है कंडेंसेशन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन, मतलब जो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट करेगा। वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगा, बाय ग्रेविटी ग्राउंड सरफेस में आकर मिलित हो जाएगा, ग्राउंड सरफेस में आएगा। तो ये जो प्रोसेस है बाय ग्रेविटी जो आ रहा है, उससे उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन हो गया। उसको इंटरसेप्शन, ये जो मान लो कोई पेड़ का पत्ते के ऊपर अगर पानी गिर रहा है तो उससे थोड़ा इवापोरेशन होकर चला जाएगा, ठीक है। ये जो इंटरसेप्ट हो रहा है इवापोरेशन का, प्रेसिपिटेशन का जो इंटरसेप्ट है, इसीलिए इसे कहते हैं इंटरसेप्शन कहते हैं इसको। इनफिल्ट्रेशन, जब वाटर ग्राउंड सरफेस में आएगा तो थोड़ा पानी क्या होगा, ग्राउंड सरफेस के सॉइल के थ्रू इनफिल्ट्रेट करेगा, सॉइल के ग्राउंड सरफेस के अंदर चला जाएगा, लेकिन वो ग्राउंड वाटर टेबल में मिलित नहीं होगा, ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर भी रहेगा। वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जिस रेट में पानी इनफिल्ट्रेट होगा उसे इनफिल्ट्रेशन रेट कहता है, और मैक्सिमम जिस रेट में पानी इनफिल्ट्रेट करेगा उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। ये जनरली इनफिल्ट्रोमीटर से डिटरमिन करते हैं। इनफिल्ट्रोमीटर नाम की एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इनफिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो फोटोसिंथेसिस तो सुना होगा सबने। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा, कोई पेड़ कोई प्लांट क्या करेगा, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब करके वो पत्ते पे जब चला जाएगा, पत्ते पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के बाद वाटर वेपर क्रिएट होगा, वो पत्ते के ऊपर छोटा छोटा जो होल रहता है, जिसे पत्र क्या होता है उसको, लीफ होल कहते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो वाटर क्रिएट होगा, वाटर वेपर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, इसमें वाटर ग्राउंड वाटर लेकर ये जो प्लांट है, प्लांट का रोल क्या है, प्लांट वाटर पहले ग्राउंड वाटर कलेक्ट करेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के थ्रू इवापोरेट कर देगा। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से भी थोड़ा इवापोरेशन आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या, जाने के लिए कर रहा है? ठीक है, मैं दो तीन टर्म ये जो कंपोनेंट वगैरह है एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद खत्म कर देता हूँ, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देना इसके आगे। थोड़ा दो तीन टॉपिक रहेंगे, दो तीन टर्म है वो बोल देता हूँ, जो कंपोनेंट का टर्म है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट हो, सर आज ओवर हो गया वैसे भी। 2 मिनट हो गया, 2 मिनट रुको, बाउंस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपिरेशन। उसके बाद सरफेस डिटेंशन। सरफेस डिटेंशन जो भी स्टोरेज है, डिप्रेशन है, छोटा छोटा जो लोअर सरफेस है, जैसे कि पॉन्ड वगैरह, लोअर जो भी जितना भी ग्राउंड है उसमें थोड़ा पानी जमा रहता है, उसे सरफेस डिटेंशन कहते हैं। उसके बाद सरफेस रन ऑफ, सरफेस के ऊपर से जो पानी रन ऑफ करके चला जाएगा, सब फ्लो होगा, उसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो, जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो फिगर में ऑलरेडी डिटेल्स में लिखा हुआ है, ये जो इनफिल्ट्रेशन करके नीचे पानी आएगा और ग्राउंड वाटर टेबल से थोड़ा हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा, उसे कहता है इंटरफ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो। और नीचे का जो वाटर टेबल से नीचे जो वाटर फ्लो होगा उसे बेस फ्लो कहते हैं। और सरफेस पे ऊपर का जो पानी फ्लो होता है उसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ये 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस रन ऑफ, इंटरफ्लो, बेस फ्लो, ठीक है। सरफेस रन ऑफ सरफेस के ऊपर से फ्लो होता है, इंटरफ्लो वाटर टेबल के ऊपर से, भेडोस जोन कहते हैं, जो अनसैचुरेटेड जोन रहता है,
जब मैंने इरिगेशन में वाटर रिक्वायरमेंट कॉर्प पढ़ा था तब मैंने बोल रहा था थोड़ा ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक भेडो जोन रहता है जैसे अनसेचुरेटेड जोन होता है, उसके थ्रू जो वाटर फ्लो होता है उसे इंटरफ्लो कहते हैं। उसके बाद नीचे वाटर टेबल के नीचे जो वाटर फ्लो होता है उसे कहते हैं बेस फ्लो। ये थ्री टाइप ऑफ फ्लो डिफरेंस आता है। उसके बाद ये जो इंफिल्ट्रेशन कैलकुलेशन है जो भी सर ये वेडो जोन सैचुरेटेड जोन होता है? नहीं, अनसैचुरेटेड जोन होता है। तो इसमें पानी नहीं होगा बिल्कुल? पानी अनसैचुरेटेड मतलब पानी नहीं है, अनसैचुरेटेड मतलब पानी है लेकिन कम है। पार्शियली है। फील कैपेसिटी होता है ना, फील कैपेसिटी पानी कम रहता है, ठीक है। अच्छा फील कैपेसिटी तो Okay. सैचुरेशन, फील कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो सैचुरेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेडो जोन में थोड़ा Okay, पानी sir. कम रहता है, इसलिए अनसैचुरेटेड जोन कहते हैं उसे। और उसके थ्रू जो फ्लो होता है उसे इंटरफ्लो कहते हैं। और बेस फ्लो कहते हैं जो ग्राउंड वाटर के थ्रू वाटर टेबल से नीचे जो ग्राउंड वाटर रिजर्व में वाटर फ्लो होता है उसे बेस फ्लो। और सरफेस पे ऊपर से सरफेस आना, ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है एग्जाम में। तो आज इतना ही है, नेक्स्ट डे हम कैचमेंट एरिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Okay, Thank you, sir. sir. सर